तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है प्रिंसिपल ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, एकाधिकार की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। अल्पकाल व दीर्घकाल में एकाधिकार के अंतर्गत मूल्यों एवं उत्पादन निर्धारण कैसे होता है उसके बारे में विस्तार से बताइए। मतलब एकाधिकार की अवधारणा के बारे में आपको बताना है, अल्पकाल व दीर्घकाल में एकाधिकार के अंतर्गत मूल्यों एवं उत्पादन का जो निर्धारण कैसे होता है उसके बारे में विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आप ये पीडीएफ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर इसको फ्री में प्राप्त करना चाहते हो ना, तो आपको फ्री में मिल जाएगी आपको पीडीएफ। लेकिन मिलेगी कहां पर? आपको उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करोगे, जैसे सब्सक्राइब करोगे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। किसका? टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। वहां से जाकर आपको उस टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करोगे टेलीग्राम के लिंक पे, आप पहुंच जाओगे आपके सामने फाइल वाले सेक्शन में, और वहां पर जाके सर्च वाले ऑप्शन पे जाकर आपको क्या करना है? सर्च करना है इकोनॉमिक्स, ECONOMICS, इकोनॉमिक्स सर्च करना है। वहां पे जाके आपको सारी सारी चीजें मिल जाएंगी। आप अपन पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन, मैंने पढ़ा दिया आपके सामने। समझ में? अब एकाधिकार मोनोपोली क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। समझ में आ गया आपके सामने? एकाधिकार बाजार की वो संरचना होती है जहां किसी वस्तु पर एक अकेला विक्रेता होता है जिसका उस वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण होता है। भाई आपके सामने क्या हो गया? एकाधिकार ऐसी संरचना है जहां पर एक ही विक्रेता होगा और जिसपे क्या होता है? एक ही व्यक्ति का पूरा अधिकार हो गया। अब आप क्या कहे, आपके मन में है कि मैं तो भारतीय रेल में नहीं जाकर और कोई सी रेल में जाऊंगा, मैं तो नहीं जाऊंगा भारतीय रेल में, और जाऊंगा रेल में, भारतीय रेल में नहीं जाऊंगा, इंडियन रेलवे में। कहां चले जाओगे? इंडिया में? इंडिया में है ही नहीं। भारतीय रेल के अलावा और दूसरी कोई कंपनी नहीं है जो रेल चलाती है, ट्रेन चलाती है। कौन चलाती है? इंडियन रेलवे जी चलाती है। कहां से चले जाओगी? नहीं जा सकते ना। क्यों? क्योंकि एक ही कंपनी है पूरे भारत में तो जो रेलवे को चलाती है। तो इस प्रकार का कंपटीशन, इस प्रकार का बाजार में कोई वस्तु जिसको उत्पादित करने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है। आपके मन में आ गए या कोई रेलवे है, कोई सुविधा ना देती और ना आपके सामने मुझे 2-2 महीने टिकट नहीं मिलती है, मेरी कंफर्म नहीं होती है, तो मैं तो इसमें नहीं जाऊं और कोई में जाऊं। अरे ऑप्शन ही नहीं है, जाओगे कहां से? और कोई ऐसी कोई है क्या कंपनी जो आपके सामने ट्रेन चलाती है और कोई प्राइवेट कंपनी, कोई सरकारी कंपनी नहीं है ना ऐसी। तो यही अकेला इंसान, किसी कोई अकेला फर्म, अकेला व्यक्ति, किसी जो क्या करता है आपके सामने विक्रेता होता है और बहुत सारे लोग उसको खरीदने वाले होते हैं। अब भारत में कितने ज्यादा लोग हैं जो भारतीय रेल का यूज करते हैं ना। तो इसी को क्या कहा जाता है? पूर्ण कंपटीशन के नाम से जाना जाता है। और उस वस्तु का कोई निकट प्रति स्थान सब्स्टिट्यूशन भी नहीं होता है। अब आप रेलवे की जगह, आपके सामने भाई रेलवे की जगह तो अब आपके सामने भैया बस से भी जा सकते हो, एरोप्लेन से भी जा सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं आपके सामने जिसका आप और उत्पादित नहीं कर सकते हो। पहले के समय में किसी क्षेत्र में रेलवे सेवा पर सरकार का एकाधिकार होना, तो पहले के समय आपके सामने रेलवे पर लगभग किस प्रकार कंट्रोल होता था? आपके सामने रेल का होता था। अब ये मत कह देना हम तो मेट्रो में चले जाएंगे। कहाँ जाओगे? मुंबई से दिल्ली चले जाओगे मेट्रो में, है ना? नहीं जा सकते ना आपके सामने। तो ये यार रेलवे का और कोई ऑप्शन नहीं होता था। समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी दिमाग तो खुराफाती दिमाग आपका। कुछ ना कुछ कमेंट बॉक्स में एक आध कर देना ऐसा कमेंट, है ना? अच्छा लगता है आपके सामने। कौन सी कॉलेज के विद्यार्थी हो ये भी बताना मेरे को आप। विशेषताओं की बात करें, एक विक्रेता और बड़ी संख्या के विक्रेता होते हैं। मतलब विक्रेता एक होता है और उस प्रोडक्ट को यूज करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। बेचने वाला एक व्यक्ति, खरीदार बहुत सारे व्यक्ति। अगला क्या है? निकट प्रति स्थान का भाव। निकट प्रति स्थान क्या होता है आपके सामने? क्लोज कंपटीशन नहीं होता भाई कोई भी। समझ में आ गया? आपने क्या किया? रेलवे है, अब आपको सामने मतलब ऐसी जगह समझ लो जहां पर रेलवे जाती नहीं है। अब क्या करोगे? नहीं जा सकते ना। तो आपके सामने वहां पर हवाई जहाज जाती है ना, आपके सामने हवाई जहाज में जाने के पैसे नहीं आपको एरोप्लेन में, और आपके सामने जो क्या बोलते हैं बस जाती नहीं। वहां पे पहाड़ी क्षेत्र है, ऐसा क्षेत्र बस पहुंच ही नहीं सकती, रेल ही जाती है आपके सामने। अब ऐसे मत करना, जहाँ रेल जाती है वहां तो बस चली जाएगी। मान लो एक ऐसा उदाहरण लेके चलो, पटरियां वगैरह कुछ ऐसी व्यवस्था आपके सामने, सड़क में बंदे हो गई आपके सामने, है ना? तो ऐसा क्या हो सकता है आपके सामने? तो निकट सब्स्टिट्यूशन नहीं मिल पाता ऐसे ऐसे प्रोडक्ट का। समझ में आ गया? प्रवेश पर कठोर प्रतिबंध, कानूनी या तकनीकी। अब सरकार अगर प्राइवेट कंपनी कोई बना ले, रेल में बहुत पैसा, रेलवे में बहुत पैसा आपके सामने, है ना, लेकिन कानूनी कार्रवाई हो सकती है उस पर। समझ में आ गया? तकनीकी, हर किसी के पास तकनीक नहीं होती आपके सामने।
अब क्या होता है आपके सामने स्पेस टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत पैसा है, लेकिन पैसा इतना खर्च होता है, तकनीक हर इंसान के पास नहीं होती, तो क्या होती है वो इतना पैसा सिर्फ सरकारें खर्च कर पाती हैं, इसलिए हर कोई व्यक्ति उस पर काम नहीं कर सकता। भाई इलोन मस्क ही था ऐसा जिसके दिमाग में उल्टा दिमाग चला और उसने स्पेस एक्स खड़ा कर दिया। बाकी पहले स्पेस टेक्नोलॉजी में सिर्फ सरकारी कंपनियां हुआ करती थी, प्राइवेट कंपनी नहीं हुआ करती थी आपके सामने। समझ में आ गया? कीमत निर्माता एकाधिकार वाली वस्तु का कीमत स्वयं तय करती है। भाई कोई एक व्यक्ति है, एक ही प्रोडक्ट तय बनाने वाला है, तो वही तय करेगा आपके सामने कि कितना पैसा उसको लेना है। समझ में आ गया? अब इसमें कॉन्सेप्ट है अल्पकाल व दीर्घकाल में मूल्यों एवं उत्पादन निर्धारित करना। अब रेलवे कहते हैं 200 रुपये लूंगी, तो लेना पड़ता है भाई, देने पड़ते हैं ना आपके सामने, वही वाला उदाहरण है। एकाधिकार का लक्ष्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। जो मोनोपोली होती है ना, उसका लक्ष्य क्या होता है आपके सामने, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना होता है। लाभ अधिकतम करने की शर्त ये होती है मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल, आपके सामने क्या होती है, आपके सामने जो रिजल्ट है उसके बराबर होती है। समझ में आ गया? अधिकतम जो मूल्य और मात्रा, मतलब मोनोपोली में सबसे ज्यादा पैसा कमाया जाएगा, और जो पूर्ण जो आपके सामने सीमांत होता है उसमें क्या होता है आपके सामने, जितना लगाया भाई कम से कम पहले उतना निकालो, बाद में प्रॉफिट देखना आपके सामने, है ना। प्रॉफिट वहां पे कम से कम हो पाता है। यहाँ पे एम सी इक्वल टू एम आर होता है, जहां उत्पादन की मात्रा तय होती है, उसके बाद एकाधिकार उस वस्तु की ए आर वक्र मांग के अनुसार कीमत वसूलता है। मतलब जितनी फिक्स चीजें प्रोड्यूस की जाएंगी, अब भारतीय रेल में 5,000 ट्रेनें, 10,000 ट्रेनें, फिक्स ट्रेनें, इतनी ट्रेनें, लेकिन ये तो सरकार के नियंत्रण में, तो सरकार पैसे नहीं बढ़ा पाती। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी होती तो क्या करती, जैसे फेस्टिवल का सीजन आ गया, ज्यादा लोग जा रहे हैं तो क्या कीमत बढ़ा देंगे। बसों में देख लो, बस होती है उसमें यही करते हैं, जहां पर ज्यादा लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, उनकी कीमतों में बढ़ोतरी हो जाती है। तो यही आपके सामने कोई भी एकाधिकार में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश की जाती है। और एआर का जो वक्र मान के होता है, मतलब जितना ज्यादा उसकी लोगों की मांग बढ़ेगी उतना ज्यादा पैसा वसूला जाता है, और उत्पादन भी सीमित किया जाता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति कितना उत्पादन कर लेगा आपके सामने। अल्पकाल एकाधिकार को, अल्पकाल को असामान्य लाभ या असामान्य हानि हो सकती है। मतलब एकाधिकार को क्या हो सकता है, एक शॉर्ट टर्म में, मतलब फेस्टिवल वाला सीजन चल रहा है, बहुत ज्यादा कमाई हो जाएगी, है ना, और उसके बाद में श्राद्ध वाला सीजन आ गया, कम लोग ट्रेवल कर रहे हैं आपके सामने इधर से उधर से, तो क्या होगा, अल्पकाल में नुकसान भी हो सकता है, या कभी कभी सामान्य लाभ भी हो सकता है। तो तीनों की तीनों चीजें देख सकते हैं। बहुत ज्यादा अगर उसका फेस्टिवल का, उसका डिमांड का सीजन ज्यादा आ जाएगा, ज्यादा पैसे कमाएंगे, डिमांड घट जाएगी तो हानि भी हो सकती है और सामान्य लाभ भी हो सकता है। तीनों की तीनों सिचुएशन देखने को मिल सकती है। अगले वाला लॉन्ग टर्म में एकाधिकार बाजार में प्रवेश का प्रतिबंध होता है, इसलिए एकाधिकार को दीर्घकाल में असामान्य लाभ होता है। ये तो भारतीय रेल है जिसमें वो काबिलियत है, जो मुनाफे में होकर दिखा रखा है उसने। बाकी तो सबको जो मोनोपोली होती है ना, उसमें सबको कमाई होती है ना। ये तो भारत सरकार में भाई काबिलियत है, बहुत काबिलियत है भारत सरकार के अंदर। कोई सरकारी ऐसी कंपनी नहीं है जिसको नुकसान में नहीं डाला हो। पूरी दुनिया, सारा भारत यूज कर लेना और सरकारी कंपनी उसको चला रही है, नुकसान में जाएगी, फिर भी प्रॉफिट में नहीं हो सकती। लेकिन बस कैसे न कैसे, चाहे भ्रष्टाचार करना पड़ो, चाहे कुछ भी करना पड़ो, चाहे प्राइवेट कंपनी में लाना पड़ो, लेकिन करेंगे उसको नुकसान के अंदर ही। तो यही है एकाधिकार में क्या होता है, लॉन्ग टर्म की बात करें आपके सामने, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट खरीदने वाला है, उसको लगातार खरीदार रहेंगे, एक ही वो उत्पादित करने वाला है, तो कोई नई फर्म आएगी नहीं प्रतिस्पर्धा के लिए, इसलिए पैसे भी प्राइस वो घटाएंगे नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाते हैं। निष्कर्ष की बात करें, एकाधिकार की कीमतें हमेशा सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट से अधिक होती हैं, जिससे उपभोक्ता का शोषण भी होता है। मतलब मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है भाई, उतनी कॉस्ट, जितनी कॉस्ट आपको लेनी चाहिए, कोई व्यक्ति कोई उस प्रोडक्ट की जितनी वास्तविक वैल्यू, उतनी वैल्यू लेनी चाहिए, उससे ज्यादा वो हमेशा पैसे वसूलते हैं। क्यों? क्योंकि भाई लोगों की डिमांड ज्यादा रहती है, इसलिए क्या था, उपभोक्ता को ज्यादा नुकसान होता है, और जो मोनोपोली है वो समाज के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। समझ में आ गया आपके सामने? तो ये था एकाधिकार का सिद्धांत, मैंने आपको अच्छे से बताया। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना। धन्यवाद।